नहीं पढ़े? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जितना पढ़ो उतना कम है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ लिखा हुआ ध्यान रखना, दैट म्यू जो है, ये पहला पॉइंट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑप्टिकली जो रेयरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है जो ऑप्टिकली डेंसर है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज मोर देन 1। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं ऊपर म्यू ऑफ डेंसर मीडियम बाय म्यू ऑफ रेयरर मीडियम, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। और इसको मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इसको शॉर्ट में इस तरीके से बताया जाता है। तो वही चीज यहां बताया। और साथ ही याद रखना, एयर का या फिर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग आइडियल मानते हैं, विच इज इक्वल टू 1। डेंसर मीडियम का 1 से ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम का 1 से कम होता है। 1 से कम कुछ भी नहीं है, एक्चुअली 1 ही हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट है, इन रिफ्रैक्शन द वेलोसिटी ऑफ एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज। दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइट का वेलोसिटी चेंज होता है और उसका वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। हमें क्या रिलेशन पता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। याद है ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़े थे हमने। C क्या होता था? स्पीड होता था। न्यू जो होता था ये होता था फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा होता था वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर जाएगा, अकॉर्डिंगली मेरा वेवलेंथ वेरी करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। ये याद रखना। क्लियर? सो म्यू का जो डेफिनेशन होता है, जैसे म्यू ए बाई म्यू एम, इसको कैसे रीड करेंगे बताओ तो? इसको कैसे रीड करेंगे? हेलो, रीड करेंगे? अभी तो बोला मैंने, यहाँ पे कैसे रीड करते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एम। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एम। इसको ऐसे रीड करते हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम। जैसे ये दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, दूसरा का है म्यू एम। तो अगर लाइट मेरा इन दोनों के बीच में से पार हो रहा है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव मीडियम इंडेक्स ऑफ मीडियम ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम ए, दिस इज सी ए एंड दिस इज सी एम। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है, डायरेक्ट का रिलेशन दिख रहा है इस इक्वेशन में? स्पीड एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो जैसे हमारा स्पीड हो गया रिलेशन, वैसे ही वेवलेंथ के फॉर्म में भी हम उसको वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो। सर हम्म। सर अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा जाएगा तो वेवलेंथ तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट, मैंने कहा ना, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। यही लिखा है, इन रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी
and the phase of light do not change. Remember, speed of light medium to medium vary करता है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो वैक्यूम में ही है. वाटर में, ग्लास में उसका स्पीड कम हो जाता है. समझ में आया? प्रिंसिपल यस सर। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो लाइट जो है मेरा, वो पहले ये एरो देखो जो मैं ऊपर से नीचे वाला एरो है. लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर जाएगा तो बाई एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर उसका आई है तो रिफ्रैक्टिव एंगल आर होगा. इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्टिव एंगल आर. सिमिलरली अगर सेम एंगल आर एंगल से मैं अगर यहां से लाइट वापस भेज रहा हूं तो वो ठीक सेम एंगल आई से ही यहाँ पे डाइवर्ट करे. मतलब रेयरर से डेंसर में जो एंगल होंगे सेम डेंसर से रेयरर में होगा. ऐसा नहीं कि एंगल बदल जाए. समझ में आया? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट म्यू ए म्यू बी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाता है? स्नेल्स लॉ लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे, दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो यहाँ पे भी वही है. अगर यहाँ का मीडियम हम बोल रहे ए बी, मतलब क्या है? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. लाइट ए से बी में जा रहा है. देखो ए से बी में जा रहा है तो ये होगा साइन आई बाई साइन आर. सेकेंड केस में हम लोग बोल रहे हैं म्यू बी ए, मतलब बी से ए में जा रहा है तो यहां पर इंसिडेंट एंगल कितना है? आर है तो ऊपर हो जाएगा साइन आर, और ऑपोजिट वाला में क्या है? आई, तो ये हो जाएगा साइन आई. स्नेल्स लॉ दोनों में लगाया. अब बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो, एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. देखोगे वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. इसका क्या मतलब? हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल रेयरर टू डेंसर, इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. उल्टा हो जाता है. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रेयरर से डेंसर में अगर जाओगे तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलेगा रिलेटिव, डेंसर से रेयरर में जाओगे तो उसका रिवर्स मिलेगा. इन्वर्स कर देने से हो जाएगा. यही चीज जो मैंने अभी कहा वो यहाँ लिखा हुआ है. बोलो, एनी क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को लेके? नो कोई डाउट हो रहा है तो क्लियर कर लो अभी. सर, अगर इस इक्वेशन में जो है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए में अगर उसका वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो वो वाला वैल्यू तो दूसरा वाला का 1 कम. से लेस हो जाएगा. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अगर मेरा रेयरर टू डेंसर, जैसे मान लो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकड़ लो, ये है 1.33. ग्लास का 1.33 होता है. जस्ट अ मिनट. या ग्लास का 1.33 होता है और एयर का 1 होता है. तो अगर मैं बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? अभी हमने देखा. मान लो इसका एक वैल्यू आएगा, उसी तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा. स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता होगा तो उस फॉर्म में निकाल लेंगे. और फिर मेरा अगर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा. दिस इज ऑल आर कैलकुलेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट को देख के इसका कैलकुलेशन किया जाता है. क्लियर?
सो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, a natural consequences of principle of reversibility is that the image and object position can be interchanged. इमेज और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंटरचेंज करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसका इमेज यहाँ बन रहा था, तो हम इसको ऑब्जेक्ट या इमेज का पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ हमारा एंगल सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुके हैं, जो है हमारा म्यू जीरो के लिए हमें पढ़ा था, हमने म्यू जीरो दैट इज परमियाबिलिटी, और हमने क्या पढ़ा था? परमिटिविटी। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है इन दो चीजों पर, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या आता था? 1/√ओवर ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। और मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था, एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है? याद आ रहा है? एप्सिलॉन जीरो का सिग्निफिकेंस क्या था? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़े थे? यस। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या बताता था? एक मीडियम का कितना पोलर है, नहीं पोलराइज होगा, ये कौन बताता है? कौन सा प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है? एप्सिलॉन जीरो। ये बस नॉलेज के लिए तुमको बता दे रहा हूँ मैं। ऐड सम स्लाइड हियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ना एक अलग से मैं क्लास अरेंज करूंगा। ना हैंग कर जा रहा है आज। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर। स्पीड इन एनी मीडियम इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम एंड म्यू जीरो और म्यू एम ऑफ दैट मीडियम। ये म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये म्यू का मतलब क्या है? परमियाबिलिटी। इसको हम लोग कहते थे परमिटिविटी और इसको हम लोग कहते थे परमियाबिलिटी। याद आ रहा है? सो एक मीडियम में जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करता है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका मीडियम वो दो पार्ट करता है, उसके अंदर का जो एनर्जी है वो दो पार्ट में खर्च होता है। एक तो उसके अंदर के मीडियम को वो पोलराइज करता है, और साथ ही साथ वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्रिएट करता है। इन दोनों काम में इस लाइट का एनर्जी खर्च हो जाता है, और एज ए रिजल्ट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रेयरर मीडियम, इसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में इसका एनर्जी खत्म होने की वजह से इसका स्पीड जो है वो घट जाता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स्ड रहता है, और साथ ही साथ इसका फेज जो है ये भी फिक्स्ड रहता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज करो, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही हम लोग मापते हैं, तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं स्पीड इन द मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर।
स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से अगर हम लोग बिठाएंगे तो हम ऐसे बिठा सकते हैं, एप्सिलॉन एम और म्यू एम, और एयर में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, सिंपली म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं? बोलो क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से, तुमको एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि इस एप्सिलॉन एम या म्यू एम को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, रिलेटिव इनटू म्यू जीरो और एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से देखो सब कट वर्ड के फाइनली ये क्या आ जाएगा, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू, मैं बार बार म्यू लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना आसानी अगर करना चाहो तो एन से रिप्रेजेंट कर, म्यू से लिखने से चलता है, नो प्रॉब्लम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू परमिटिविटी। ये बस नीट वगैरह के लिए ये चीजें याद रखना, नीट जेई के लिए इंटरेस्टिंग चीज है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके चलो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। अगर कांच का एक स्लैब रख दें हम कुछ इस तरीके का, ये ग्लास स्लैब है सपोज, ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्लास जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू, और जैसे ही लाइट, और इसका थिकनेस है टी, जैसे ही लाइट इसमें से पास होगा कुछ इस तरीके से पास होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली जो पाथ है उसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया। डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है कि एक्चुअली ये पाथ इसका ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर मीडियम में गया अपने से थोड़ा नॉर्मल के तरफ झुक जाता है, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा एंगल इसका टर्न हो जाता है, और फिर जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो सेम एंगल से यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। सारे एंगल यहाँ लिखे गए हैं, इनपुट एंगल आई है, ये आर है, तो वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल के बेसिस पे क्या हो जाएगा मेरा, ये अगर R1 है और ये I2 लिया है तो R1 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल्स, यस और नो। तो एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, लैटरल शिफ्ट निकालना। लैटरल शिफ्ट मतलब ये डिस्टेंस निकालना, ये एक्चुअल पाथ और प्रपोज्ड पाथ। एक्चुअली में इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन अब ये ऐसे जा रहा, तो इन दोनों के पाथ में जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, ये कितना लैटरल शिफ्ट हुआ है वाई, यही हमारा निकालना काम है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो ये क्लियर हुआ या नहीं बताओ, ये डायग्राम क्लियर है? इस डायग्राम में ये भी क्लियर है, एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2, और अगर ये सही है तो एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2 होगा। क्या ये दोनों चीज समझ में आया या नहीं, पहले बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर एंगल I1 एंड R2 कैसे सेम होगा? ऑब्वियसली सेम होना चाहिए। अगर देखो ये जिस एंगल से एंटर किया, अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा ना, वो क्या कहता है कि अगर R1 और ये I2 है, मतलब ये जितना एंगल से यहाँ इनपुट हो रहा है ये उतना एंगल से अगर आउटपुट होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना ही चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ, यस। है ना, अभी तो पढ़ा था पिछले में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एंगल आ रहा है उसी एंगल से अगर वापस जाए तो सेम एंगल से आउटपुट होगा। तो ये रेयरर से डेंसर में जितना एंगल से इनपुट हुआ, डेंसर से रेयरर में उतना ही एंगल से आउटपुट होना चाहिए, इसीलिए I1 और R2 बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज साइन I1 बाई R1, अभी देखे थे हम लोग, एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज साइन I2 बाई R2। सिंपल है। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए, अभी अभी ये सारा चीजें देखा था हमने।
दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है जो अभी मैंने लिखा, दैट I1 और R2 बराबर होना चाहिए और I2 और R1 बराबर होना चाहिए, जो हमने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी। I1 और R1 तो कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये भी सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बच्चों वाला चीज था यहाँ तक। अब लैटरल शिफ्ट का उतना डेराइवेशन तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस सिंपली अगर इसको एक ट्राइंगल बना लें हम, यहाँ पे ये जो, इसको मैं नाम दे दूंगा तो क्लियर होगा। देखो यहाँ से एक ट्राइंगल बना लो, यहाँ से लेके ये पूरा चीज को कुछ ऐसा बन रहा है। ये देखो ध्यान से, ये एंगल डेल्टा है, इसका नाम दे दिया इन्होंने M, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो P। ये डिस्टेंस दे रहा है Y, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लोग इस Y को निकाल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है हमारा, थिकनेस ऑफ द स्लैब दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक का ये थिकनेस दे दिया है T। तो यहाँ बस एक साइन कॉस का फॉर्मूला बिठाना है हमें। साइन कॉस का फॉर्मूला बिठा के अल्टीमेटली लैटरल शिफ्ट जो आ जाएगा, ये रिलेशन हमें याद रखना है। इसका सिलेबस में आई डोंट थिंक सो इसका प्रूफ दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो होमवर्क दिया मैंने, चेक कर लेना इसका प्रूफ है या नहीं, अगर होगा तो मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आपको सिंपली याद रखना है द लैटरल शिफ्ट y इज इक्वल टू t इंटू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई कॉस R1। नाउ दिस डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 है। ये टोटल एंगल डेल्टा निकाल सकते हो, उस बेसिस पे ये आएगा I1 माइनस R1। नहीं आया समझ में? यहां देखो, ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल इस टोटल एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यस सर। तो R1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I1 होगा, R1 प्लस डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू I1, सो डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 आएगा। इसीलिए यहाँ इन्होंने यस सर। डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 और कुछ नहीं दिया। स्पेशल केस ले लिया इन्होंने। क्या स्पेशल केस पकड़ा है कि अगर मैं I1 को, मतलब जो इनपुट एंगल है ये बहुत छोटा हो, I1 मतलब एकदम मान लो परपेंडिकुलरली हम लोग भेज रहे हैं, बहुत छोटा एंगल है I1, I1 इज वेरी वेरी स्मॉल। तो I1 जब छोटा होगा तो R1 तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल के और पास आ जा रहा है ना। R1 मेरा हमेशा छोटा होता है I1 से। तो इफ I1 is small, then R1 is also small. Agree? इसी कॉन्सेप्ट पे मैं सिंपली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाता है हमारा, अप्रोक्सीमेटली हम लोग साइन I1 माइनस R1 अप्रोक्सीमेटली I1 माइनस R1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और cos R1 इतना छोटा है कि अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो y कितना मिल जाएगा हमें, t इंटू I1 माइनस R1। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों इक्वेशन। क्लियर? इसका प्रूफ बहुत आसान है, ऐसा नहीं मत सोचो कि प्रूफ नहीं कर पाओगे लोग। अगर प्रूफ सिलेबस में होगा मैं प्रूफ करा दूंगा, बहुत आसान। बस 2-3 ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ये अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट लाइन क्या किया है, समझ में आया? लेट मी इरेज, एक मिनट। यहाँ लास्ट लाइन में क्या कर रहा है, लास्ट लाइन में इसमें से I1 को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा t I1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई I1, ऐसा हो जाएगा।
अभी मैंने क्या पकड़ लिया है, I1 और R1 को बहुत छोटा छोटा पकड़ लिया है। तो ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो। सो सॉरी R1/I1 करेक्ट। सो R1 का वैल्यू, चलो मैं स्क्रीन ले रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कॉपी में करो, तुम करो मेरे साथ कॉपी में, सम से। ये था इक्वेशन, इसमें से हमने I1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 - R1/I1। अगेन हमें क्या पता है, ये लिखना, ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हमें क्या पता है, म्यू बी ए इज इक्वल टू क्या था बताओ तो, प्रीवियस स्लाइड में बी ए क्या था, बी से ए में जा रहा था। साइन R1/sin I1। I1 और I2, हाँ I2। साइन I2 सॉरी, I2/R2 था। ठीक है, चलो यही मैं करूँ, करो कॉपी में, ये लिखो म्यू बी म्यू ए साइन I2/R1। अब I2 की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है I2 की जगह कितना पुट कर सकते हैं हम लोग, R1 पुट कर सकते हैं, और साइन R2 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, I1 पुट कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा, I1 और R1 बहुत स्मॉल है, तो साइन के लिए जब उसका थीटा बहुत छोटा हो तो साइन नहीं लिख के उसके अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया, उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डायरेक्ट उसके थीटा से, तो अप्रोक्सीमेटली R1/I1 कर सकते हैं। तो R1/I1 को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू बी ए लिख सकता हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको 1 - म्यू बी ए लिख सकता हूँ, और म्यू बी ए को हम लोग फर्दर 1/म्यू ए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। बहुत घुमा फिरा के, लेकिन करना बहुत आसान चीज है, कैलकुलेशन है। आया समझ में, या फिर से बताऊं, बताओ। यस सर, क्लियर। हम्म, हाँ सर, क्लियर। कैलकुलेशन अपने हाथ से करोगे, नोट्स सिर्फ, नोट्स ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करना, नोट्स लेना, एक एक लाइन को समझ समझ के करना, एग्जाम में वरना भूल जाओ। अगर एक स्लैब की जगह मल्टीपल स्लैब आ जाए, जैसे ऐसा मान लो 2 स्लैब है, एक डेंसर है, दूसरा वाला जो है, यहाँ पे देखो इनके बीच में रिलेशन मैंने ऐसा दे दिया है, देख के तुम मुझे बताओ कि बी ज्यादा डेंसर है या सी ज्यादा डेंसर है। सर सी ज्यादा डेंसर है। सी ज्यादा डेंसर है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल के और पास चला आता है एंगल, वही हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा हो रहा है, तो ध्यान से मुझे बताना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये R1 और ये R1 सेम है, होगा, ठीक लिखा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। यस। अगर ये सेम होगा तो ये अगर I1 है तो इसका रिफ्रेक्टेड एंगल ये R2 जो लिखा है ये भी I1 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, ये सेम नहीं होगा बिकॉज ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, माय मिस्टेक सॉरी। तो ये R2 होगा, और अगर ये R2 होगा तो ऑल्टरनेट एंगल का मेथड से ये भी R2 होगा, और फाइनली ये जितना एंगल से एंटर किया था ये उतना ही एंगल से बाहर निकलना चाहिए बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही कहता है कि जितना एंगल से एंटर किया ये उतना ही एंगल से बाहर निकल। करेक्ट लिखा हुआ है। अब एक एक इक्वेशन तुम खुद से लिखो, खुद से लिखो। स्नेल्स लॉ कहाँ लगाओ, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, और यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, 3 बार स्नेल्स लॉ लगेगा। जब मीडियम ए से बी में एंटर करेगा, बी से सी में एंटर करेगा, और सी से फिर वापस ए में एंटर करेगा। तो ए से जब बी में एंटर करेगा तो I1/R1 लिख सकते हैं, सही है।
बोलते चलो। बी से जब सी में एंटर करेगा तो R1/R2 लिख सकते हैं, सही है? यस और नो? यस सर। और जब सी से ए में जाएगा तो क्या होगा इक्वेशन, बताओ अब तुम। क्या इक्वेशन होगा? म्यू सी टू ए, ये क्या होगा? सर साइन R2/I1, साइन I1। करेक्ट। तो देखो यही होना चाहिए। अब अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहेगा? तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 हो जाना चाहिए, करके देख सकते हो 1 हो रहा है। समझ में आ गया? यस सर। और अगर किसी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछे तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो मुझसे पूछा कि म्यू ए इंटू बी इंटू म्यू बी इंटू सी बराबर कितना होगा, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, म्यू सी ए को डिवाइड कर सकता हूँ। और अभी अभी तुम लोग को मैंने बताया था कि डिवाइड करते हैं तो ऊपर ले जाते हैं तो इसका पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो म्यू सी ए क्या हो जाएगा, म्यू ए सी हो जाएगा अगर इसको ऊपर ले जाओ। वही लिखा हुआ है। समझ में आया? उसी तरह अगर सिर्फ म्यू बी सी पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे चलो देखते हैं, म्यू बी सी पूछा है तो ये म्यू ए सी और ये डिवाइड हो जाएगा म्यू ए बी। कुछ नहीं है, जो बस एक नॉर्मल सा डिवीजन वगैरह है। चलो लास्ट टॉपिक करते हैं इस लेक्चर का, एपरेंट डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। प्रैक्टिकली कभी ऐसा तुमने देखा होगा कि अगर किसी कंटेनर में पानी है और उसमें कॉइन डाल दूं मैं नीचे, तो मुझे ऐसा दिखने लगेगा कि वो कॉइन ऊपर आ गया है थोड़ा, है प्रैक्टिकली। अगर मान लो किसी कंटेनर में पानी नहीं है, ग्लास में, और उसमें एक कॉइन डाल दो, तब तुम्हें दिखेगा कि हाँ बहुत डीप में है, और उसमें जैसे ही पानी डाल देते हैं लगता है कि कॉइन ऊपर आ गया। तो इसे हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ कॉन्सेप्ट। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा था। ऑब्वियसली एयर मेरा रेयर है, रेयरर मीडियम है, और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। अब अगर मान लो इसमें कॉइन गिरा दिया हमने, ओ, ये ओ एक कॉइन है, और हमें कोई चीज तब दिखता है जब वहां से लाइट आकर हमारे आंखों में पड़ती है। तो ये जो कॉइन है इसमें से लाइट निकला, इसके सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे ये रेयरर में जा रहा था तो अपने एंगल से डाइवर्ट कर गया। बोलो, ये फिगर समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में हम लोग को देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये कॉइन यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां होने की जगह थोड़ा ऊपर ओ प्राइम में मुझे दिखेगा। तो एच जो आर जो है ये है रियल हाइट, और एच ए जो है वो है एपरेंट हाइट। एच ए इज एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ, एंड एच आर इज रियल डेप्थ। इस इक्वेशन में ये जो मैंने डायग्राम बनाया है क्लियर है कि अगर ये इंसिडेंट एंगल आई होगा तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर होगा, बाय मींस ऑफ ऑल्टरनेट एंगल ये एंगल भी आई होगा। और यहां से अगर मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूं तो इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता था सम्मुख कोण। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आर होता है। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ऐसा कुछ था, ऐसे कट होता था तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। क्या कहते हैं इसे? सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angles, yes. So R and R are the corresponding angles. So इसका ज्योमेट्री से क्या एच आर और एच ए में रिलेशन निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? यहाँ एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है हमें, दो ट्राइंगल, ये O है, ये O प्राइम है, इसका एक नाम दे दो, इसको नाम दे दो X, इसको नाम दे दो Y। तो देखो दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल हो रहा है XYO और एक बन रहा है XYO प्राइम।
दिख रहा है क्या यहाँ पे दोनों ट्राइंगल? इस दोनों ट्राइंगल के लिए हमें दोनों का बेस पता है, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, दोनों का हाइपोटेनस अलग अलग है, जो हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा स्नेल्स लॉ से। तो मैंने दोनों ही इक्वेशन में आराम से स्नेल्स लॉ लगा लिया। ए से बी में अगर जाता तो क्या होता, बी से ए में जाता तो क्या होता। एंड यहाँ पर इक्वेशन निकालोगे एच आर बाई एच ए, रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। ये होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन तुम लोग के लिए। एच आर बाई एच ए इज इक्वल टू म्यू ए बी होगा, ये प्रूफ करना। दिस इज रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। ये होमवर्क है, ये प्रूफ करना होगा, इसका प्रूफ। सो यहाँ देख सकते हो कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डिवाइडेड बाई म्यू ए बी, और म्यू ए बी बड़ा होगा या छोटा होगा यहाँ से। एपरेंट डेप्थ ग्रेटर देन 1 होगा। यस, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू ए बी। अब मुझे पता है कि म्यू ए बी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्लियर हो जा रहा है कि एपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। ये होमवर्क यहाँ तक मैं छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगर मल्टीपल्स ऑफ ऐसे मैं बैठा दूं ना, बहुत सारे लेयर्स हो जाए, जैसे पानी, पानी के ऊपर ऑयल, ऑयल के ऊपर फिर एक लेयर, तब जाके मुझे कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये इसके लिए इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये होमवर्क करोगे, ये पहला एक होमवर्क मैंने बता दिया, ये देखना। और लैटरल शिफ्ट, ये प्रूफ सिलेबस में है या नहीं, एक बार चेक कर लेना, ये वाला, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब एंड रियल एंड एपरेंट डेप्थ। इसका नेक्स्ट जो लिंक नोट्स जो होगा वो मैं आज शाम तक भेजूंगा, ओके। उसमें कंप्लीट कर लेना तब तक ये। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके देन, बाय।